नमस्कार, शुभ प्रभात। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया रिपब्लिक के इस खास एपिसोड सीधी बात में। आज हमारे साथ मौजूद हैं रैगवा विधानसभा के पूर्व विधायक धीरेन्द्र सिंह धीरू, जिन्होंने अपने जीवन काल में किसी भी पार्टी का सहारा लेकर चुनाव नहीं लड़ा, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तो आइए आज आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराते हैं कि उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में एक बड़े चेहरे के रूप में अपनी पहचान बना रखी है। हमारे सहयोगी अंकित शर्मा जी के साथ कई बातों पर उन्होंने चर्चा की और जन समस्याओं के मुद्दे पर भी उन्होंने अपने विचार रखे। आइए दिखाते हैं आपको ये खास बातचीत। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ एक बार रैगवा विधानसभा उपचुनाव को लेकर। वहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनके बारे में। सन 1990 में विधायक बने थे धीरेन्द्र सिंह धीरू जी, आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। तब से वो लगातार चुनाव लड़ते आ रहे हैं, निर्दलीय के रूप में हर बार चुनाव लड़ते हैं। आज तक किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया, ना किसी पार्टी का सिंबल उन्होंने यूज किया। आइए उनसे कुछ बातें जानते हैं, उस समय से आज तक उनका सफर कैसा रहा। नमस्कार, स्वागत है आपका धीरू जी हमारे कार्यक्रम में। तो आप रैगवा विधानसभा उपचुनाव लड़ते हैं, हर बार आप चुनाव लड़ते हैं और आप 1990 में विधायक भी रहे। तो उसके आपने आज तक कोई पार्टी नहीं ज्वाइन की या कोई पार्टी का सिंबल नहीं इस्तेमाल किया, आपने हमेशा निर्दलीय चुनाव लड़ा। तो उसके बारे में कुछ हमें बताइए कि आखिर ऐसा क्यों है। मैं चुनाव में निर्दलीय जीता था, विधायक निर्दलीय बना, जिला पंचायत अध्यक्ष निर्दलीय बना। जिला पंचायत में तो मैंने कांग्रेस, बीजेपी और बहुजन तीनों पार्टी को हराया। और उस समय कांग्रेस की यहाँ पर जब मैं जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा था तो कांग्रेस की यहाँ सरकार थी, उन्हें प्रतिष्ठा बना दिया था कांग्रेस ने जिला पंचायत में कब्जा करने के लिए। लेकिन मैं निर्दलीय चुनाव जीत गया। मेरा चुनाव निर्दलीय भर नहीं जीता, मैं आरक्षित हूँ, बाल्टी समाज से हूँ और हम लोग SC में आते हैं। पर मैं जिला पंचायत जो है सामान्य सीट से जीता था। ये मध्य प्रदेश या हिंदुस्तान का रिकॉर्ड है कि सामान्य सीट से जीतना एक अनुसूचित जाति के आदमी को बड़ा कट नहीं जीत पाते, लेकिन मैं वो भी चुनाव जीता। आप 1990 में जब चुनाव लड़े थे तो उस समय सामने आपके बीजेपी कांग्रेस भी रही होगी और बहुजन भी, सारी पार्टियां रही होंगी। उसके बाद भी आपने चुनाव जीता। तो उस समय आपने किनको हराया था, कौन लड़े थे भाजपा से? बीजेपी ने जुगल किशोर बागी जी को लड़ाया था और कांग्रेस से विश्वेश्वर प्रसाद जी लड़े थे। मैंने दोनों लोगों को हराया था उस समय 90 में। और 90 में चूँकि रैगवा क्षेत्र में इतना संघर्ष किया था, काम किया था कि वहाँ पार्टी का वजूद नहीं था, जनता बड़ी थी, पार्टी कम था, छोटी थी। तो इस कारण से मैं उनको हरा दिया और मैंने जनता के काम किए इसलिए जीत गया था चुनाव में। फिर 1990 के बाद आपने दोबारा फिर चुनाव लड़ा था विधायकी का रैगवा विधानसभा से। जी, हमने फिर 92 में हमारी मध्य प्रदेश सरकार भंग हो गई, मध्य प्रदेश विधानसभा भंग हो गई थी। उस समय बाबरी मस्जिद का मामला आया था, जो पूरे देश में एक मुद्दा बनाया गया था। बाबरी मस्जिद के कारण सरकार भंग कर दी गई और 93 में फिर चुनाव हुए। चूँकि राम लहर बहुत ज़्यादा चल रही थी उस समय पे और राम लहर के कारण मुझे चुनाव हारना पड़ा। जबकि जो मध्य प्रदेश से पूरे भोपाल से जो पत्रकार आए थे उनके कवरेज के लिए, तो चित्रकूट जाकर के तो मैंने कार सेवक और दूसरों की मैंने मदद की। और राम टिकट चूँकि बीजेपी से वो पा गए तो जिनने रामचंद्र जी की, भगवान राम की कभी सेवा नहीं किया, फायदा उनको मिल गया। मैं राम लहर के कारण चुनाव हारा, नहीं तो नहीं हारता चुनाव में। तो इसमें कहीं ना कहीं मतलब पार्टी का और ऑफर भी आते रहे होंगे कि आप पार्टी ज्वाइन कर ले या हमारी पार्टी से चुनाव लड़ी, टिकट हम आपको देंगे। क्या ऐसा भी कभी हुआ? जी, बड़ी पार्टी के लोग कभी बीजेपी में तो चूँकि वहाँ सिटिंग MLA हो गया था तो बीजेपी, वैसे मेरी नेता तो मेनका गांधी जी थी और मेनका गांधी जी खुद बीजेपी में गई और उनके साथ उनके बेटे वरुण गांधी जी गए, बेटे गए वो। मेनका जी भी चाहती थी कि मैं वहाँ पर बीजेपी से ज्वाइन कर लूँ, लेकिन मध्य प्रदेश में मुझे बीजेपी जो महत्व मेरा था तो मेरे को नीचा दिखलाना चाहती थी, मेरे वजूद को स्वीकार नहीं करना चाहती थी। तो मुझे लगा कि मैं यहाँ अपमानित होना पड़ेगा, इसलिए मेनका जी के साथ फिर मैं बीजेपी भी नहीं गया और कांग्रेस में भी मैं ज़्यादातर नहीं गया। मैं कि कांग्रेस में मैं किसी भी दल चाहते थे पर नहीं गया। कांग्रेस या बीजेपी या किसी दल, बड़े दल में न जाने के पीछे एक और बड़ा रीजन है मेरा। मैं मध्य प्रदेश में चाहता था कोई तीसरा ध्रुवीकरण,
जनता दल भी जो बना था उस समय तीसरे ध्रुवीकरण पे बना था, तीसरा पार्टी। मतलब आप तीसरा विकल्प चाहते मैं हैं? तीसरा विकल्प, जब से मैं राजनीति में आया मैं कांग्रेस भाजपा का विकल्प चाहता था और उसी ओर मैंने प्रयास किया। जो छोटे छोटे दल रहे हैं उनके साथ मिलकर काम करना का प्रयास किया कि तीसरा ध्रुवीकरण बन जाए, तीसरा विकल्प कोई आ जाए। पर लेकिन कांग्रेस की जब सरकार रही या बीजेपी की जब सरकार रही, ये लोग नहीं चाहते थे कि कांग्रेस तीसरा विकल्प किसी भी तरह से मध्य प्रदेश में तैयार हो। बीएसपी के एक बार 7-3 विधायक गए थे, उनको इन लोगों ने अपने पार्टी में सम्मिलित कर लिया या षड्यंत्र करके कुछ कर लिया। फिर 7 विधायक या 11 विधायक एक बार दिग्विजय सिंह जी के टाइम पे फिर दोबारा बीएसपी के विधायक हुए, पर उनको भी उन्हें कांग्रेस में सम्मिलित कर लिया। और इसी तरह बीजेपी करती है कि जो तीसरा विकल्प होता है, कांग्रेस और बीजेपी पनपने नहीं दे रही। सत्ता के बल पे, पैसे के बल पे, षड्यंत्र के बल पे उनको मजबूर कर देती है कि वो या तो उनकी पार्टी में रहें या राज्य से बाहर चले जाएं। इसलिए मैं किसी पार्टी पे नहीं गया, मुझे भी तोड़ने का प्रयास किया। मेरे साथ तो भाजपा ने या कांग्रेस ने इतने अन्याय किए हैं, मेरे साथ दोनों पार्टियों ने इतने अन्याय उस समय किया है जब ये सत्ता में रहे। या बीजेपी मेरे घर का सामान फेंकवा देना, मेरे धंधे पानी बंद करवा देना। मुझे चुनाव, जब मैं वहाँ से एक बार मैं नरसिंहपुर जिले से चुनाव लड़ा था, मुझे अनावश्यक कारण से जेल भिजवा देना कि मैं चुनाव न जीतूं। तो लगातार प्रताड़ित किया मेरे काम धंधा से लेकर के। तो मैं मध्य प्रदेश में चाहता हूँ आज भी तीसरा ध्रुवीकरण हो, तीसरा कोई मोर्चा खुले जिससे मध्य प्रदेश का विकास हो सके। यहाँ मध्य प्रदेश में 2 ही दल है, कांग्रेस या भाजपा। दोनों दलों का गलत गुरूर हो गया है कि हमको वोट दे, कांग्रेस सोचती है हमको वोट नहीं दोगे तो भाजपा को दोगे, भाजपा को नहीं दोगे तो कांग्रेस में, तो कभी हम आ जाएंगे कभी वो आ जाएंगे। इस तरह दोनों का काम चलता रहेगा और तीसरे ध्रुवीकरण को इन्हें सत्यानाश कर दिया। जो भी छोटे छोटे दल रहे इन्हें समाप्त कर दिया। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारा। आज भी मेरे अंदर हिम्मत है कि मैं तीसरे ध्रुवीकरण की कल्पना आज भी कर रहा हूं। और बाय द वे अभी इस समय संयोग ऐसा हुआ कि रैगांव में उपचुनाव है, इसीलिए मैं किसी बड़े दल से चुनाव नहीं लड़ रहा। मैं तीसरे ध्रुवीकरण के नाम पे चुनाव लड़ना चाहता हूं। जो मध्य प्रदेश में उपेक्षित लोग हैं, परेशान लोग हैं, जिनके पास कोई सुनने वाला नहीं, उनको इकट्ठा करके हम तीसरा ध्रुवीकरण तैयार करें। पर अभी तो हम पूरे मध्य प्रदेश में नहीं काम कर सकते हैं, क्योंकि रैगांव विधानसभा में काम करेंगे। रैगांव विधानसभा में तीसरे ध्रुवीकरण के नाम पे चुनाव लड़ूंगा। और जो मैंने विधायक रहते हुए या जिला पंचायत अध्यक्ष रहते हुए या मंडी में डायरेक्टर रहते हुए जो काम मैंने किए हैं, वही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैं एक बात आज आपसे मैं कह दूं कि मैं जब 1990 में विधायक रहा, मैं आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस या बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं, इवन शिवराज सिंह चौहान को भी चुनौती देता हूँ कि जितना मैंने 90 में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम किया है, अगर वो सिद्ध करते कि उनने काम किया है इतना 1990 में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, अपने कार्यकाल में सिर्फ विधायक रहते, तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा। मैं कांग्रेस या बीजेपी के किसी भी नेता से इस चुनौती को स्वीकार। मैं मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा काम करने वाला विधायक हूँ। मैं जिला पंचायत का अध्यक्ष रहा, इतिहास रच दिया काम करके, जबकि सरकारें मेरी नहीं थी फिर भी काम। लोगों की एक गलत फहमी है कि जब बड़ी पार्टी ही काम करती है, उस भ्रम को मैं तोड़ना चाहता हूँ। जनता बड़ी होती है, पार्टी बड़ी नहीं होती है। लेकिन पार्टियों ने क्या किया, पार्टी बड़ी होती है, जनता को छोटा कर दिया। मैं चाहता हूं कि जनता बड़ी हो और पार्टी छोटी हो। इसलिए मैं तीसरा ध्रुवीकरण उन लोगों को इकट्ठा करके चुनाव लड़ूंगा। इस बार चुनाव जीतेंगे हम, और अगर चुनाव जीतते हैं तो तीसरे ध्रुवीकरण की मध्य प्रदेश में शुरुआत हो जाएगी और अगले चुनाव में आते आते 20, 25, 30 विधायक हम बनाने का प्रयास करेंगे। रैगांव विधानसभा में, जो कि सतना मुख्यालय से कहा जाए तो सबसे पास माना जाता है, फिर भी आज वहाँ जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो ग्रामीण अंचल है, वहाँ की जनता आज भी परेशान है बिजली की समस्या को लेकर, रोड की समस्याओं को लेकर। तो आखिर वहाँ तरफ सरकार की नजरें नहीं पड़ती हैं, लोग परेशान होते हैं, हताश हो जाते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक रैगांव क्षेत्र के डेवलपमेंट की बात है, तो रैगांव क्षेत्र में जितने भी काम हैं जो दिखते हैं वो 90 के मेरे विधायकी कार्यकाल के, फिर मेरे जिला पंचायत के कार्यकाल के। इसके सिवाय वहां पर कोई काम नहीं दिखता। पहले मैं अपने कामों की बात, अभी मैं बिना पद में रहकर, पूरे हिंदुस्तान में मिसाल हूं मैं, बिना पद में रहते हुए रैगांव से करसरा एक रोड है रैगांव क्षेत्र की 27 किलोमीटर, 22 से 28 किलोमीटर के बीच की, जो वहां पर रोड ही नहीं थी, मुख्यालय नहीं जा सकते थे, गांव के लोग
रोज गिरते थे, टूटते थे। हमने 1 साल का आंदोलन, वनवास आंदोलन किया हमने, हमारी वाइफ श्रीमती बिमला बागदी जो जिला पंचायत की सदस्य थी उनने, और वो 1 साल के आंदोलन में हमने वर्ल्ड बैंक के सहयोग से, न मध्य प्रदेश सरकार ने पैसा दिया न भारत सरकार ने पैसा दिया, वर्ल्ड बैंक के सहयोग से हमने करीबन 100 करोड़ की सड़क, और आज सतना जिले के हम गर्व से कह सकते हैं कि सतना जिले की सबसे अच्छी सड़कों में से है, विंध्य क्षेत्र के सबसे अच्छी सड़कों में से है, और हमारे मुख्यालय में आज सबसे अच्छी सड़क है मध्य प्रदेश के तमाम मुख्यालयों से छोड़ करके। काम करने के लिए सरकार की जरूरत नहीं होती, बहुत गलतफहमी है, और पार्टियों ने भ्रम पाल दिया कि बड़ी पार्टी ज्यादा काम करती है। अगर बड़ी पार्टी काम करती होती तो 25 साल से रैगांव क्षेत्र में विधायक भाजपा का, सरकार का, और 25 साल से सांसद, जिसकी केंद्र में भी सरकार है, जिसकी मध्य प्रदेश में सरकार है, वो भी बीजेपी के हैं। अगर बड़ी पार्टी और सरकार से काम करना होता तो ये लोग कुछ काम किए होते, लेकिन 25 साल के पद सांसद और विधायक, 1 रुपया का काम बड़ा नहीं दिख रहा सतना में कि इनके सरकार का फायदा यहाँ पर मिला है, बल्कि हम बिना सरकार के रह के, बिना पद में रह के आंदोलन से हमने सिद्ध कर दिया कि आंदोलन में करके हमने ज्यादा फायदा जनता को दे दिया। इसलिए बड़ी पार्टी काम नहीं करती, सरकार काम नहीं करती, लोगों को भ्रम से दूर होना चाहिए। व्यक्ति काम करता है और पार्टी बड़ी नहीं होती, जनता बड़ा होता है। ये इसी मिशन में इस बार हम इसी उद्देश्य को लेके, इसी मिशन को लेके जाएंगे कि जनता से बड़ा कोई नहीं है, जनता से नीचे पार्टी है। आप रैगांव विधानसभा की जनता से क्या वादा करना चाहते हैं? अगर जनता आपको 2.5 साल देती है, आपको चुनती है, तो आप उनको क्या भरोसा दिलाना चाहते हैं? 1.5 से 2 साल का चुनाव होगा, मैं कोई भरोसा नहीं दिखलाना चाहता हूँ, झूठे वायदे नहीं करना चाहता हूँ कि मैं झूठे कोई वायदे करूँ। अभी मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह जी रैगांव क्षेत्र के दौरे पे आए थे, ऐसी घोषणा किया, 1-2 जो पहले से शुरू थी उनको घोषणा किया, जो सरकार की योजनाएं हैं वो तो ऑटो ना आते तब भी होती तो उसकी घोषणा किया। मेन समस्या रैगांव क्षेत्र की बिजली की है, बिजली की। पूरे रैगांव विधानसभा के ट्रांसफार्मर जले हैं, पूरे रैगांव विधानसभा के ट्रांसफार्मर जले हैं। पूरा रैगांव क्षेत्र शहरी कस्बा नहीं, ग्रामीण कस्बा है। बेरोजगारी, बहुत बेकदर बेरोजगारी है, और चीफ मिनिस्टर ने न बिजली की समस्या पे बात किया, न बेरोजगारी की समस्या पे बात किया। और ऐसा कोई गांव नहीं है जहां सड़क विहीन गांव है, गांव के अंदर बिल्कुल कीचड़ बचता है, गांव में लोग जा नहीं पाते। तो जो मुख्य मुद्दे थे उनको शिवराज सिंह जी ने और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उठाया ही नहीं। दूसरा, कांग्रेस क्या सोचती है कि महंगाई के कारण भाजपा से लोग नाराज होंगे, अन्य मुद्दों के कारण तो हमको वोट देंगे। करनी करतूत न कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों की है न भाजपा के जनप्रतिनिधियों की है। सिर्फ वो सोचते हैं वहां से हरा करके हमको वोट देंगे, एक सोचता है इनसे हरा करके हमको वोट देंगे। इसके कारण विकास नहीं हो। जो रैगांव क्षेत्र की मूल आवश्यकताएं हैं, मैं इसी 1.5 से 2 साल में बिजली की समस्या, पानी की समस्या, खेतों में पानी की समस्या जो सरकार नहीं कर पाई, बरगी चिल्ला रही है, मैं अगर विधायक बन गया तो सरकार को मजबूरी में खेतों में पानी लाना पड़ेगा, नहीं तो मैं मध्य प्रदेश की सरकार पलटने की भी क्षमता रखता हूँ। एक बार मैं अगर विधायक बन जाता हूँ तो सरकार चिंतित होगी कि अगली बार पूर्ण बहुमत किसका आएगा, अगली बार पूर्ण बहुमत किसका आएगा, इनको पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा, तीसरा ध्रुवीकरण तैयार हो जाएगा। तो हम इन पर दबाव बनाएंगे, बड़ा दबाव बनाकर मजबूरी करेंगे, तो जनता हमारे साथ आएगी। फिर अगर ये समस्याओं को पूरा नहीं करते हैं, हम मध्य प्रदेश की जनता से कहेंगे ये हालत है, इनको पलट दीजिए अगली बार। तो पलट जाएंगे ये लोग अगली बार। जब असम में असम गण परिषद बन सकता है, दिल्ली में केजरीवाल आ सकते हैं, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी अपने दम पे आ रह सकते हैं, तो मध्य प्रदेश में हम क्यों नहीं आ सकते हैं? ये पैसे के दम पे, इनके अंदर जो उद्योगपतियों के, इन दोनों पार्टियों के अंदर जो ताकत है, पंख लगे हैं, उद्योगपतियों के पंख लगे हैं। उन उद्योगपतियों से पैसा लाते हैं, करोड़ों रुपए। चुनाव आयोग इनके सामने बिल्कुल सरेंडर होता है, कलेक्टर बिल्कुल सरेंडर होता है, ये नहीं पता कर पाता है कि कितना पैसा क्षेत्र में खर्च हो गया, दारू शराब कितनी बढ़ गई, अनैतिक संसाधन कितने बढ़ गए। ये अनैतिक संसाधन और पैसे के बल पे राजनीति करती है। लेकिन जिस दिन जनता समझ गई कि अब अनैतिक साधनों के कारण हमारा शोषण हो रहा है, ये चुनाव जीतने के बाद कोई काम नहीं करते, उस दिन से जनता समझ जाएगी। दूसरा एक बात मैं और आपसे कहूँ, शिवराज सिंह की जो घोषणाएं सब थोथली है, इसलिए थोथली है कि इसी तरह उपचुनाव में इन्हें चित्रकूट में कहा हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे। इससे पहले मैहर का उपचुनाव हुआ था, मैहर को तो बिल्कुल पेरिस बनाए दे रहे थे कि पेरिस बन जाएगा मैहर,
यार क्या पेरिस तो ठीक है, अच्छी बात है। मैं एक चीज यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा, माफी चाहूंगा रोकने के लिए। उन्होंने एक और घोषणा की थी, शायद आपको याद होगा, कि सिंगापुर को सिंगापुर बना देंगे। और जब वो अमेरिका गए थे तो उन्होंने कहा था कि हमारी मध्य प्रदेश की सड़कें अमेरिका से ज्यादा बेहतर हैं। लेकिन रैगांव विधानसभा उपचुनाव में जो देखने को मिल रहा ग्राउंड जीरो पे जो सड़कें हैं, तो अमेरिका जैसी सड़कें बोलने से नहीं होता, क्योंकि वहां पे जब ग्राउंड जीरो में जाके देखो तो वहां पे जो ढर रहा है वो मतलब वो उससे बेहतर है, उनकी सड़कों से बेहतर ढर रहा है, क्योंकि वो चलने लायक होता है। उनकी सड़कें तो ढर्रे के समान भी नहीं है, ये लोगों का कहना है। देखिए, इसमें मैं एक से आपसे मदद चाहूंगा मैं अंकित जी। एक तो जनता के बीच में आप लोग मीडिया खासतौर रोल अदा कर सकता है कि पार्टी काम नहीं करती, व्यक्ति काम करता है। जिस दिन जनता के दिमाग में ये समझ में आ गया कि ये जनता पार्टी काम नहीं करे तो अच्छे लोग चुनाव लड़ेंगे और काम होगा। रह गई चीफ मिनिस्टर की बात, तो सिंगापुर का वो गड़ गया है। सिंगापुर जो है नीचे चला गया, मिट्टी में उनका सिंगापुर मिट्टी में गड़ गया, मिट्टी में उनका सिंगापुर मिट्टी में गड़ गया है, कहीं दिख नहीं रहा कहीं सिंगापुर। ये लोग झूठा बोल बोल कर, अच्छा जनता इतनी बेरोजगार है, थाना कचहरी से डरती है, पटवारी से डरती है, नगर सेना से डरती है, यहाँ का बड़ा से बड़ा व्यापारी सेल टैक्स का चपरासी आ जाता है उससे डरता है। भय का वातावरण है सरकार का, भय दिखला करके इनके नेता वोट लेते हैं। रैगांव में अगर कोई चर्चित है कोई मामला 30% क्या मैं नहीं जानता आज तक, पर रैगांव में क्षेत्र में चर्चित है कि विधायक जी के कार्यकाल में 30% चलता था। वो 30% क्या मुझे नहीं मालूम, कोई काम नहीं करेंगे, शिवराज सिंह नहीं करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे। मतलब ठेकेदारों का ये कहना है कि दल के जो लोग होते हैं, जो नेता होते हैं, वो 30% मानते हैं। क्या नहीं समझा मैं? मतलब 30% जो वो आपने सुना है 30%, तो हमने तो ये तक सुना है कि जो कार्य पास होते हैं, जो काम पास होता है, तो मतलब जो इंजीनियर होते हैं, जो ठेकेदार होते हैं, उनसे भी इनका परसेंटेज बंधा होता है। अब वो आप सच कह सकते हैं, पर जो रैगांव क्षेत्र में एक हवा चल रही है इस समय, नेताओं की एक सत्ता वाले विधायकों चल रही है, आंधी चल रही है 30% से 50%, आंधी चल रही है। तो ये 30% 50% का मतलब नहीं समझा, थोड़ा सा समझाएंगे क्या? नहीं, मैं इसको डीपली नहीं, सब लोग समझ रहे हैं। 30% से लेके 50% का मतलब, लोग ये वह कहते हैं कि कोई भी काम सरपंच को या किसी भी एजेंसी को काम जब तक एडवांस परसेंटेज नहीं दे देते हैं, जब तक नहीं स्वीकृत होता, ऐसा लोग आम चर्चा है। मैंने सुना नहीं है कि देखा नहीं, मेरे सामने नहीं हुआ, लेकिन आज रैगांव क्षेत्र की गली गली में चर्चा है 30 से लेके 50% की। और एक भी काम की क्वालिटी नहीं है पूरे क्षेत्र में। जब गुणवत्ता नहीं है, क्वालिटी नहीं, तो मतलब भ्रष्टाचार है। यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक एक भी काम के जांच नहीं करवाई आज तक, एक भी काम। अभी एक जगह ग्राम पंचायत में आपने भी सुना होगा, रैगांव विधानसभा उपचुनाव को लेके इस समय बड़ी सरगर्मियां हैं, बड़ी तेजी है, बड़े बड़े पार्टी के नेता आते हैं, दौरा करते हैं। एक वहाँ ग्राम पंचायत है, वहां पर रोड नहीं तो वोट नहीं का फिर से वोट बहिष्कार की तैयारी चल रही है। तो क्या आपके नॉलेज में ऐसा दिरौंद गांव है जहाँ पर ऐसा सुना, कई गांव ऐसे है कि रोड नहीं तो वोट नहीं, सिर्फ तरफ भी है रोड नहीं, रामपुर 84 में है, ऐसा नहीं। ऐसी हालत सब जगह है। और पिछली बार नकटीपुड़िया में हुआ था ऐसा। पर मैं इसमें थोड़ा सा संशोधन करूंगा। जो लोग ये कह रहे हैं अगर ये काम नहीं होगा तो हम वोट नहीं डालेंगे, उनसे मैं थोड़ा निवेदन करना चाहता हूँ, आप वोट डालो, पर आप चैलेंज देके कहो कि हम जो जिम्मेदार है सरकार उसको वोट नहीं डालेंगे तो ज्यादा असर होगा। और जब वोट नहीं डालने जाता तो फिर नेता को चिंता नहीं, बोले यहाँ किसी को वोट नहीं मिलेगा, चलो छोड़ो। वो ये कहे कि हम जिम्मेदार को वोट, सरकार को वोट नहीं देंगे। तो क्या आप उनसे दिनोद गांव गए हैं, क्या उनसे मुलाकात हुई है? ग्रामीण मेरी कुछ लोगों से मुलाकात हुई है, रामपुर 84 भी गया था, कुछ लोगों से मुलाकात हुई, सिद्धपुरा में भी गया था। हर गाँव की स्थिति यही है, हर गाँव की। लेकिन लास्ट में वो पटवारी, तहसीलदार, अब देखिए ना यहाँ जो कलेक्टर है सतना में, कहीं कोई काम नहीं कर रहा। सिर्फ रैगांव क्षेत्र में वो आजकल क्या जन समस्या निर्वारण के नाम पर सीधे सीधे प्रचार कर रहे हैं, सीधे सीधे प्रचार। मतलब आपका कहना ये है कि कलेक्टर प्रशासन खुद पार्टी का प्रचार कर रहा है? वो पार्टी के कार्यकर्ता से ज्यादा प्रचार कर रहा है। और बीजेपी जो पूरी बीजेपी है, कलेक्टर पर टिकी हुई है कि कलेक्टर हमको जिता देंगे, पूरी बीजेपी। तो क्या कलेक्टर की ऐसा तो नहीं है कि कलेक्टर की उनकी कोई बात हुई हो या कोई सौदा तय हुआ हो? अब आईएएस कमजोर होते हैं। पहले एक जमाना था आईएएस का, एक जमाना आईएएस का होता था कि नियम के विपरीत नहीं जाते।
अब कलेक्टर अपनी कलेक्ट्री बनाने के लिए, नहीं तो वो वल्लभ भवन से डरते हैं, तनख्वाह तो वहां मिलती है, क्यों कलेक्टर बनना चाहते हैं? कहते गवर्नमेंट को हम पढ़ाएंगे वल्लभ भवन में। अच्छा, आप मतलब ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ प्रशासनिक कलेक्टर को चुनाव के पहले हटाया जाके आप ये चुनाव जो कलेक्टर आएगा वो भी इसी तरह रहेगा। कोई कलेक्टर दूध का धोया नहीं आएगा, वो भी सरकार से, चीफ मिनिस्टर से और तमाम चापकारिता करके आएगा, हमको कलेक्टर बना दो। ये रुतबा लेने के कारण कलेक्टर तो हर जगह आईएएस होता है, कोई वल्लभ भवन में बैठना नहीं चाहता है, हर जगह कोई उसको चाहिए कुर्सी, वो कुर्सी का सौदा सरकार से करता है। इस कारण से जो निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए वो नहीं होते हैं निष्पक्ष चुनाव। मेरे जिला पंचायत में तो मेरा चुनाव ही रोक दिया था, मेरा तो फार्मेट बांट कर रोक दिया था जिला पंचायत अध्यक्ष न बनने के कारण। उस समय कलेक्टर ने यह हालत किया था। तो आज की तारीख में आईएएस एसोसिएशन से कहूंगा वो थोड़ा सा कानून कायदे से चलवाने का आईएएस को प्रयास करें। ये नए नए लड़के जो कलेक्टर बन रहे हैं ये बड़ा सौदा करके आते हैं वहां पर कि हम सरकार के लिए करेंगे और सरकार के लिए वो करेंगे, तभी तो जहां सरकार से न पटी तो एक रात में ट्रांसफर हो जाता है। कलेक्टर जिस दिन ये सोच ले कि मुझे कलेक्ट्री नहीं कानून चलाना है, उस दिन देश की व्यवस्था ठीक हो जाएगी। कलेक्टर और एसपी जिस दिन ये सोच ले, और मैं जिला पंचायत अध्यक्ष था जब, तब उस समय कलेक्टर को समझ में आ रहा था, आईएएस को समझ में आ रहा था कि अगर धीरू जैसे राजनीतिक आ जाए तो हमको ईमानदारी के साथ काम करना पड़ेगा। और यहाँ कमजोर, एक तो आईएएस को अगर मुझसे पूछना चाहते तो कलेक्टर को जिला निर्वाचन अधिकारी नहीं बनाना चाहिए, उसको प्रमाण पत्र देने का अधिकार नहीं हो जाना चाहिए, पर अन्य कोई व्यवस्था देखे। क्योंकि जो कलेक्टर से हमको काम कराना है, आज सोचिए अब यहाँ कलेक्टर के खिलाफ कोई बोलने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उसको कल चुनाव कराना है, उसके हाथ में 2-4 हजार पूरी सरकारी मशीनरी रहती है, वो सरकारी मशीनरी को किसी की ओर इशारा कर सकता है। तो नेता विपक्ष वाला भी डरता है कि हम ज्यादा करेंगे तो हमारा ज्यादा नुकसान न कर दे कहीं, इसलिए कलेक्टर से जिस दिन जिला निर्वाचन अधिकारी का पद छीन करके पर्यवेक्षक को दे दो ना, कलेक्टर रहेगा सबऑर्डिनेट, उसका क्या दिक्कत जाती, सीनियर आईएएस आता है। पर लेकिन न सरकार करना चाहती न विपक्ष करना चाहती। मैं चाहता हूं कि जिला निर्वाचन अधिकारी का दायित्व कलेक्टर को नहीं होना चाहिए, पर्यवेक्षक के हाथ में जाना चाहिए, या सरकार को, निर्वाचन आयोग को अन्य कोई व्यवस्था देखना चाहिए, तब जाकर के चुनाव सही होंगे। नहीं तो गरीब आदमी कोई चुनाव जीते नहीं सकता। यही सत्ता, यही दारू, एक तो दारू नहीं पकड़ते, एक तो शराब नहीं पकड़ते, जबकि आम चर्चा है कि पेटी चलती है दारू में, बिल्कुल दारू से सरोबार रात भर तमाम सारी चीजें, एक को नहीं पकड़ते। अब प्रत्यक्ष रूप में अब जिसमें बहुत ही हल्ला हो जाए तो बात अलग है। कलेक्टर को ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए, अपने कुर्सी की साख रखना चाहिए, अपने कुर्सी की साख रखना चाहिए, लोगों को लगे। अब तो लोग तो न्यायालय तक को कहने लगे कि सत्ता के पीछे घूम रही है। लोग कहते हैं, मेरे पास भाई कोई प्रमाण नहीं, पर लोग कहते हैं अब पूरा सब लोग सत्ता की सुविधा, सब सुविधा भोगी होना चाहते हैं। जब सारे लोग सुविधा भोगी हो जाएंगे तो काम कौन करेगा? गरीब को तो शोषण होना है, इसीलिए सुविधा भोगी प्रवृत्ति के कारण गरीबों का शोषण हो रहा है। चलते चलते एक बार मैं थोड़ी कानून प्रक्रिया पर नजर डालना चाहूंगा आपका। क्या इस समय सतना की कानून व्यवस्था दुरुस्त है? क्या आपको ऐसा लगता है कि सतना की कानून व्यवस्था दुरुस्त है? अभी बीती रात एक महिला के साथ चेन स्केचिंग हुए हैं बीएसएनएल ऑफिस के पास, तो आप ये कानून व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें कानून व्यवस्था पे आपको मूल जड़ पे जाना चाहिए। चेन स्केचिंग क्यों हो रही है, छोटी छोटी चोरियां क्यों हो रही हैं, गाड़ी रोज क्यों चोरी जा रही है, इसके मूल बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है और स्टेटस इतना ज्यादा, हर आदमी के हाथ में 30 से 40 हजार, वो पता आजकल सुना 1.5 2 लाख तक के मोबाइल आते हैं। 2 मिनट में घूमते हैं लोग बाजार में स्टेटस दिखलाने के लिए महंगे मोबाइल। अब बेरोजगारी, खर्चे ज्यादा और बेरोजगारी ज्यादा, ये कारण है अपराध बढ़ने का। इसको अगर ये बेरोजगारी न खत्म की गई तो अराजकता आ जाएगी, इतना अपराध बढ़ जाएगा कि कोई भी नहीं रोक सकता है। इसके लिए सरकार दोषी है, जो बेरोजगारी बढ़ रही है वो दोषी है, व्यवस्था पूरी दोषी है, कोई एक व्यक्ति नहीं दोषी है। चलिए, धन्यवाद आपको, आपने हमारे चैनल को समय दिया और आपने हमसे चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उपचुनाव की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं पूरे आपका चैनल जहाँ जहाँ जाता है पूरे मध्य प्रदेश में या पूरे देश में, मैं पूरे देश के लोगों को, आवाम को या मध्य प्रदेश के आवाम से निवेदन करूंगा कि मध्य प्रदेश में तीसरे ध्रुवीकरण की शुरुआत के लिए मेरे रैगांव क्षेत्र आए और मेरी मदद करें, मैं चुनाव जीतूं और मध्य प्रदेश से कांग्रेस और भाजपा को भी बाहर करें।
ये मैं अपील करूँगा। हमारे साथ मौजूद थे रायगांव विधानसभा के 1990 के दशक के विधायक धीरेन्द्र सिंह धीरू जी, जिन्होंने एक बहुत अच्छी बात की है कि मैं एक तीसरा विकल्प बनकर उभरना चाहता हूँ रायगांव विधानसभा उपचुनाव में, और लोगों से अपील भी की है कि लोग हमारा साथ दें। हम उनको वो 1.5 साल में हम वो करके दिखाएंगे जो लोग आज 25 सालों में नहीं कर पाए हैं, क्योंकि पीछे किया है। और पीछे उन्होंने काम भी किया। अपने 1990 के दशक में उन्होंने बहुत सारे योजनाएं चालू की थी, बहुत सारे काम किए थे, और उनका उसमें बड़ा दबदबा होता था। समय के साथ थोड़ा सा उनके साथ कुछ एक्सीडेंट ऐसे हुए कि वो नहीं संभल पाए, और वो लगातार आज भी एक निडट खड़े हैं, एक साथ खड़े हैं। वो कभी किसी पार्टी का सिंबल नहीं यूज किया, कभी किसी पार्टी के साथ नहीं गए, और पूरे निष्ठावान और कहा जाए तो एक बेदाग नेता के रूप में उनकी छवि देखी जाती है। और अगर कहा जाए तो रायगांव विधानसभा में उनके जनता के प्रति बहुत स्नेह भी है उनके लिए, और कहीं ना कहीं उनका इस बार शायद सफल होगा और जनता उनको सफल करेगी। कैमरा पर्सन के साथ मैं अंकित शर्मा, इंडिया रिपब्लिक न्यूज़ के लिए सतना, मध्य प्रदेश।